हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 6 में आज हम देखने वाले हैं फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स वाइब्रेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट किया था। आज हम ये फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स वाइब्रेशंस देखेंगे। दो टाइप्स के वाइब्रेशंस है ये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे डेफिनेशन है। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अब फ्री वाइब्रेशंस एंड फोर्स वाइब्रेशंस हमको देखना है। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आगे फ्री वाइब्रेशंस जो है वो बेस्ड ऑन दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट। तो देखेंगे क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मैं समझाती हूँ, फिर बाद में हम ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी आप सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है। अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, सपोज ये है हमारा इलास्टिक या रबर आप बोल सकते हो। इलास्टिक जो है और विच इज़ फिक्स एट टू एंड्स, और इफ़ वी प्लक, इसको हमने प्लग किया बीच में से और छोड़ दिया तो क्या होगा, ये क्या करना शुरू करेगा, ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। ओके, तो यानी क्या है, ये जो वाइब्रेट करता है तो ये कौन से फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है। हमने सिर्फ क्या किया था, प्लग किया और छोड़ दिया, यानी उसको खींचा और छोड़ दिया, बस इतना ही किया तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेट कर रहा है अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से, यानी उसके ऊपर कोई भी बाहर का फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, यानी कोई भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, खाली हमने स्टार्टिंग में उसको प्लग किया और छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये जो है वो वाइब्रेट, ये जो स्ट्रिंग है या इलास्टिक है, ये इट वाइब्रेट कैसे वाइब्रेट हो रही है, जो एक खास फ्रीक्वेंसी से दैट, और अपने आप वाइब्रेट हो रही है। सिर्फ पहली बार हमने प्लग किया था, बाकी वो खुद का ही वाइब्रेशन करेगी। तो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज़ नोन एज, और ये जो वाइब्रेशंस है विच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उसको ही क्या बोलेंगे हम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी ये जो स्ट्रिंग या इलास्टिक वाइब्रेट हो रही है, ये कौन से फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और यानी हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, यानी ये इसके ऊपर कोई भी अभी फोर्स नहीं है, वो अपने आप ही वाइब्रेट हो रहा है। या सिंपल हम एक एग्जांपल हमने बहुत बार ये लिया है कि इस पेंडुलम का एग्जांपल है। अगर हमने इसको प्लग किया या खींचा और रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग करना शुरू कर देगा, और बाद में उसके वो खुद ब खुद वाइब्रेट होते रहेगा, इसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वाइब्रेशंस जो हो रहे हैं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। या आप लैब में अगर कभी गए होंगे और आपने अगर देखा होगा, आपको ये 11th स्टैंडर्ड में था कि एक ऐसा यू शेप एक ट्यूनिंग फोक रहता है लैब में, और ये भी वाइब्रेट होता है, ये स्टील मेटल का बना हुआ रहता है। ये जो दो है, ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर नोन एज प्रोंग्स। इसको क्या बोलते हैं, प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोक। इसको क्या नाम है, ये इंस्ट्रूमेंट का, ट्यूनिंग फोक। अगर आप लैब में, आपके लैब, कॉलेज के लैब में, स्कूल के लैब में ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कैसा है, यू शेप रहता है, और ये जो हैंडल है, दिस इज़ नोन एज स्टेम ऑफ ट्यूनिंग फोक। इसको क्या बोलते हैं, स्टेम ऑफ ट्यूनिंग फोक। तो ये जो ट्यूनिंग फोक है, अब इसको वाइब्रेट कैसे करते हैं, तो आपको एक ऐसा रबर पैड दिया जाएगा, और आपको क्या करना है, ये जो प्रॉन्ग्स है, ये स्टेम को हाथ में पकड़ है, ये स्टेम को पकड़ना है, और ये जो प्रॉन्ग्स है उसको हीट करना है ऑन दिस रबर पैड। ये रबर पैड पे आपको क्या करना है, सिर्फ ये ट्यूनिंग फोर्क को जोर से हिट करना है, मारना है। ठीक है, आप यानी जोर से उसको ये करना है, स्ट्राइक करना है उसके ऊपर, ये रबर के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो प्रॉन्ग्स है, ये जो दो पार्ट्स है ट्यूनिंग फोर्क के, ये और ये क्या करेंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेशंस करेंगे। ओके, तो यानी वी से दैट द फ्रीक्वेंसी, जो ऐसी फ्रीक्वेंसी एट विच ये कोई भी ऑब्जेक्ट
जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। कब वाइब्रेट करेगा, एक तो हम उसको हीट करेंगे, हीट यानी HIT हीट, HEAT हीट यानी गर्म करना नहीं, हीट यानी मारेंगे उसको या हिट करेंगे उसको, और प्लक करेंगे, प्लक यानी उसको बीच से ऐसे पुल करेंगे और छोड़ देंगे, और कुछ तो भी उसको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, डिस्टर्ब यानी अगर ये पेंडुलम एक ऐसा स्ट्रिंग है और उसको ये बॉडी लगाई हुई है और ये बिल्कुल शांति से ये यहाँ पे है ये, तो हमने अगर उसको थोड़ा सा धक्का मार दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा ऑसिलेशन से। ठीक है, तो ये ऐसे फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के टाइम जो वाइब्रेशंस होते हैं, दैट वाइब्रेशंस, ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेशंस कर रहा है, बट वहाँ पे कोई भी उसके ऊपर आउटसाइड फोर्स नहीं रहेगा, आउटसाइड फोर्स कोई भी उसके ऊपर नहीं रहेगा। सिर्फ पहली बार हिट करेंगे या प्लग करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे और छोड़ देंगे, उसके बाद में उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पे वही लिखा है, द फ्रीक्वेंसी एट विच एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू वाइब्रेट व्हेन हीट प्लग और समहाउ डिस्टर्ब। अगर आपने हीट किया, उसको प्लग किया या उसको डिस्टर्ब किया, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इन दिस वाइब्रेशंस ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन दिस वाइब्रेशंस ऑब्जेक्ट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी आउटसाइड फोर्स, नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी आउटसाइड फोर्स। इसको याद रखना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है तो उसके ऊपर बाहर का कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अब हम देखेंगे टू टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। फर्स्ट वन इज़ नोन एज फ्री वाइब्रेशंस। पहला वाइब्रेशंस है हमारा फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, ये फर्स्ट वाइब्रेशन हम देखने वाले हैं, फ्री वाइब्रेशंस यानी क्या है। और सेकेंड वन इज़ नोन एज फोर्स्ड वाइब्रेशंस। ठीक है, फोर्स वाइब्रेशंस यानी क्या है, वन बाय वन हम देखेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे फ्री वाइब्रेशंस यानी क्या है। तो आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा है फ्री वाइब्रेशंस क्या है, हम पढ़ेंगे वन बाय वन इसको, तो देखेंगे क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे। ओके, यानी थोड़ा सा आपका ये पक्का हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, अब ये फ्री वाइब्रेशंस में क्या होता है, ये जो बॉडी है, कोई भी बॉडी हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो फर्स्टली और वो कुछ तो भी एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करेगी। ठीक है, अगर कोई भी एक सपोज ये बॉल है तो ये क्या करेगा, थोड़े से डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, एंड ये सपोज ये इट इज़ अटैच टू द स्ट्रिंग। हाँ, ये दिस बॉल इज़ अटैच टू द स्ट्रिंग, तो कुछ थोड़े से अगर उसने डिस्प्लेसमेंट की, ओके, एंड हम क्या करेंगे, यानी उसको थोड़ा सा पकड़ के उसको यहाँ तक ला रहे हैं। ओके, और हम क्या कर रहे हैं कि उसको छोड़ दे रहे, ये फोर्स जो एक्ट किया है उसको मैंने निकाल लेंगे। यानी अब हमने क्या किया, ये बॉल या बॉडी को पकड़ लिया और यहाँ तक उसको खींच के लाए और अब छोड़ दिया है, अब कोई भी फोर्स एक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, ये दिस बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, ये बॉडी स्टार्ट्स करेगी, वाइब्रेटिंग करेगी। ठीक है, और ये अपने आप ही मोशन करते रहेगी। ठीक है, अपने आप ही वाइब्रेट करती रहेगी। ठीक है, अब इसके ऊपर तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो फिर भी ये अपना मोशन कीप कर, यानी उसको मोशन में ही रहेगी, ये फिर भी अपने मोशन में ही रहेगी। अगर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फिर भी वो मोशन में ही रहेगी। आप करके देखिएगा, ये घर में एक स्ट्रिंग को एक ऐसा कुछ स्टोन वगैरह बांध के उसको एक ऐसे सपोर्ट से बांध दीजिएगा और उसको जैसे पेंडुलम बनाकर उसको ये करके देखिएगा। ठीक है, तो ये कब तक ऐसा करेगी, या एक हम छोटे बच्चे भी ऐसा खेलते हैं, स्विंग जो रहता है यानी खेलने का, तो उसके ऊपर न बैठते हुए क्या करते हैं, ये स्विंग जो है
ओके। तो इसको गार्डन का जो स्विंग रहता है जिस पर बच्चे झूला अपना, तो ठीक है, तो इसके ऊपर बच्चे बैठकर झूलते हैं, तो कोई बच्चे क्या करते हैं कि बस एक बार इसको धक्का दे देते तो वो अपने आप झूलता रहेगा ये झूला, और कुछ देर बाद क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार उसको धक्का दे दिया तो वो झूलते रहेगा, फिर उसके बाद में वो अपने आप ही मोशन कर रहा है विदाउट एनी फोर्स, कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा है, और कुछ देर बाद क्या होगा, उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो वाइब्रेशंस कर रहा है, ये जो झूल रहा है झूला, तो ये कैसे वाइब्रेशंस कर रहा है या ये बॉडी कैसे वाइब्रेट हो रही है, तो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर नोन एज फ्री वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस को क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर नोन एज फ्री वाइब्रेशंस। ठीक है, और ये जब चालू रहते हैं तब बॉडी कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स एनर्जी। बॉडी क्या करती है, लॉसेस इट्स एनर्जी, एनर्जी को लॉस करती है। ठीक है, क्यों लॉस करती है, अब क्यों लॉस करती है, इसके ऊपर तो फोर्स नहीं है, तो मोशन में है इसलिए लॉस करती है क्या, तो ऐसा भी नहीं है, उसके ऊपर सब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस रहते हैं। क्या रहते हैं उसके ऊपर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन, ठीक है, अपोज करने वाला फोर्स। ठीक है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रहता है, इसलिए कुछ देर बाद ये झूला जो है या ये जो ऊपर आप देख रहे हैं बॉल ऑसिलेट हो रहा है, तो ये अपने आप जगह पे आ जाएगा, क्योंकि जो एयर में कुछ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से अपोजिशन हो रहा है, और कुछ देर बाद धीरे धीरे करते करते ये उसका मोशन स्टॉप हो जाता है, अपने ओरिजिनल जगह पे ये आ जाता है। ठीक है, द बॉडी कम्स टू रेस्ट। समझ में आया, ये यहाँ तक समझ में आया, यानी उसकी एम्पलीट्यूड, पहले ज़ोर से हमने धक्का दिया था, ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा है, फिर धीरे धीरे कम कम होते होते अब क्या होगा, फाइनली इट कम्स टू रेस्ट एंड इट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे वन बाय वन पॉइंट। इन फ्री वाइब्रेशंस द बॉडी एट फर्स्ट इज गिवन एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। बॉडी को कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी जाती है, एंड द फोर्स इज देन विड्रॉ, एंड कुछ देर बाद वो फोर्स निकाल लिया जाता है। ठीक है, कुछ देर बाद वो जो फोर्स है उसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद में बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अब क्या सेकेंड पॉइंट देखेंगे, द बॉडी स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। बॉडी क्या करेगी, वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, और कंटिन्यूस द मोशन ऑन इट्स ओन, वो खुद के दम पे ही वो उसका मोशन करती रहेगी। ठीक है, समझ में आया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखो, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है फर्दर टू कीप इट इन मोशन। मोशन रहने के लिए, या हम फिर से अगर उसको धक्का देते हैं तो ही मोशन चालू रहेगा, बट अगर हम देते ही नहीं कुछ धक्का वगैरह तो क्या होगा, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी फर्दर टू कीप इट इन मोशन। यानी उसका मोशन चालू रहने के लिए हम कुछ भी उस पर ऊपर फोर्स नहीं डाल रहे। ठीक है, समझ में आया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अ सिस्टम मीन्स दैट द सिस्टम वाइब्रेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सिस्टम कैसी वाइब्रेट हो रही है, उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही वाइब्रेट हो रही है, उसकी खुद के अपनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही है। 4 नंबर का पॉइंट समझ में आया। अब 5th नंबर का पॉइंट देखते हैं। In case of free vibrations, a body continuously loses energy. बॉडी क्या करती है, continuously loses energy. अब लॉस क्यों कर रही है, ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ सराउंडिंग मीडियम। मीडियम, अब उसमें अगर झूला हम देखेंगे तो, और नहीं तो हमने अगर ये पेंडुलम का एग्जाम्पल देखा है, तो आजू बाजू पे कौन सा मीडियम है, तो मीडियम इज़ एयर। ठीक है, उसमें डस्ट पार्टिकल रहते हैं, वाटर वेपर्स रहते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंसेस जो है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन यानी वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है ना एयर में ये बॉडी का, तो रेजिस्टेंस मीन्स अपोज हो रहा है उसके मोशन को, तो इसलिए कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है एनर्जी के, बॉडी कंटिन्यूसली लॉसेस इट्स एनर्जी। ओके, 5th नंबर का पॉइंट समझ में आया। अब 6th नंबर का पॉइंट देखते हैं, देयरफॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। यानी ये अगर ज़ोर से वाइब्रेट हो रहा है तो धीरे धीरे कम कम होते जाएगा। ठीक है, और
क्या होगा, द वाइब्रेशंस ऑफ द बॉडी इवेंचुअली स्टॉप्स एंड द बॉडी कम्स टू रेस्ट, और फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा और देन बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी रेस्ट पोजिशन पे आ जाएगी। समझ में आया। फिर फोर्स वाइब्रेशंस क्या है, तो सॉरी फ्री वाइब्रेशंस क्या है, तो हमने अभी ये सब पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं कंसिडर करती हूँ। आप एक दो बार इसको पढ़िएगा तो ही आपको समझ में आएगा। 1 बाय 1 पॉइंट्स को याद रखने हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, फिर फोर्स विड्रॉ करते हैं, फिर बॉडी स्टार्ट करती है वाइब्रेटिंग, फिर वो अपने आप मोशन करती रहती है, फिर उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है, फिर भी वो बॉडी मोशन में रहती है। ऐसा इसको याद रखना है। बहुत बार मुझे बच्चे सवाल पूछते हैं कि हम इतने बड़े आंसर्स कैसे याद रखेंगे, तो टैक्टफुली याद रखो, अपने खुद की जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें याद रखो आप, यानी आपको बहुत ईजी जाएगा। जैसे मैंने अभी बोला कि अब मुझे याद रखना है, तो पहले मैं याद रखूँगी कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट करेगी इनिशियली, ठीक है, अगर कुछ फोर्स दिया तो, और फोर्स हम निकाल लेने वाले हैं। सेकेंड पॉइंट में मैं लिखूँगी कि बॉडी वाइब्रेट होनी शुरू करेगी और वो मोशन करेगी खुद के ऊपर, खुद के दम से ही, ठीक है। फिर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रही है, फिर भी बॉडी मोशन में रह रही है। फिर फोर्थ में हम बोल रहे हैं कि फ्री वाइब्रेशंस यानी क्या है कि सिस्टम जो वाइब्रेट हो रही है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। फ्री वाइब्रेशंस अगर आपको पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री वाइब्रेशंस, तो बॉडी वाइब्रेट्स और सिस्टम वाइब्रेट्स विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी खुद के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही बॉडी वाइब्रेट हो रही है, तो सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर नोन एज फ्री वाइब्रेशंस। समझ में आया। फिर इस प्रकार से याद रखना है, फ्री वाइब्रेशन समझ में आए। अब हम देखेंगे फोर्स वाइब्रेशंस मीन्स क्या है, ठीक है। तो फोर्स वाइब्रेशंस मैं पहले समझा देती हूँ आपको, फिर हम देखेंगे 1 बाय 1 पॉइंट्स इसके। तो अब फोर्स वाइब्रेशंस यानी क्या है। अब हम कुछ अभी हमने देखा है फ्री वाइब्रेशंस में कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स हम दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है। तो यानी जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखी है, अभी आपको मालूम हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी यानी क्या है। तो हम जो फोर्स दे रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी फ्रॉम दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो समझ में आया। तो यानी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो या नेचुरल पीरियड भी बोल सकते हो आप। पीरियड फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकली है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये फोर्स वाइब्रेशंस में हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो उसका जो नेचुरल उसका जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो पीरियड है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा दैन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल पीरियड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और बॉडी क्या होगी, बॉडी स्टार्ट करेगी वाइब्रेट होना, ठीक है। तो ये बॉडी वाइब्रेट होना शुरू करेगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी इज़ इक्वल टू, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल जो हमने फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। कैसी रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी, इट इज़ इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। उसकी फ्रीक्वेंसी, बॉडी की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल रहेगी, ठीक है। ये समझ में आया क्या। द बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट विद अ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल इम्प्रेस भी बोल सकते हो या अप्लाइड फोर्स, ओके। समझ में आया ये। अब एम्पलीट्यूड जो है, वाइब्रेशंस की जो एम्पलीट्यूड है, किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो वाइब्रेशन हो रहा है तो उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस है वो इट डिपेंड्स अपॉन, देखो एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड
of vibrations, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, इट इज़ किसके ऊपर डिपेंड है हमको देखना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या फोर्स वाइब्रेशन। अब एम्पलीट्यूड कौन सा हम देख रहे हैं, फोर्स वाइब्रेशंस, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस, किसके डिफरेंस, बिटवीन द जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसके डिफरेंस पे डिपेंड है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल, मैं शॉर्टकट लिखती हूँ, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम, नेचुरल, शॉर्टकट लिखती हूँ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। यानी एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो फ्रीक्वेंसी जो हमने एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स के फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी की, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, इसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया। एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर ये जो सपोज ये डिफरेंस है, अगर ये जो डिफरेंस है, ये इफ़ दिस, मैं ऐसा लिखती हूँ यानी आपको याद रहेगा, इफ़ दिस डिफरेंस अगर ये स्मॉल है, सपोज दिस डिफरेंस अगर कम है, ये स्मॉल है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे, एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, एम्पलीट्यूड इज़ लार्ज, एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, इट इज़ लार्ज रहेगी। ठीक है, और अगर ये डिफरेंस अगर लार्ज रहेगा तो एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, एम्पलीट्यूड रहेगी स्मॉल। ठीक है, समझ में आया। ये जो डिफरेंस है, अगर ये स्मॉल रहेगा तो एम्पलीट्यूड लार्ज रहेगी, और ये डिफरेंस अगर लार्ज रहेगा तो एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, और सपोज़ अब हमने देखा स्मॉल लार्ज तो हो गया, और अगर ये फ्रीक्वेंसी है, कौन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर ये दोनों भी मैच हो गई या इक्वल हो गई, मैच भी बोल सकते हो या इक्वल भी बोल सकते हो, तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज रेजोनेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस कैसे रहते हैं रेजोनेंस में, इट इज़ वेरी वेरी मैक्सिमम, कितनी कैसे रहती है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ए लिखती हूँ, ए इज़ मैक्सिमम रहती है। तो रेजोनेंस समझ में आया। रेजोनेंस आपको पूछ सकते हैं, रेजोनेंस यानी कि आपको मालूम चाहिए कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, इफ़ इट इज़ मैच टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, दैट टर्म इज़ नोन एज, या इट इज़ नोन एज रेजोनेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड, उसको एम्पलीट्यूड उस टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कैसी रहती है, इट इज़ मैक्सिमम रहती है। ठीक है, समझ में आया। ये पूरे जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आया। डिफरेंस किसके बीच का लेना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, इसके बीच का डिफरेंस अगर लेते हैं तो इसके ऊपर ही, ये दोनों के डिफरेंस के ऊपर क्या डिपेंड है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर ये डिफरेंस स्मॉल है, सपोज ये डिफरेंस स्मॉल है, तो एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, लार्ज रहेगी। अगर ये डिफरेंस लार्ज है तो एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी। ठीक है, और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो उसको नाम है, उसका नाम है रेजोनेंस, तो इट इज़ नोन एज रेजोनेंस, और वहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, तो यही सब हमने यहाँ पे लिखा है। हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे पॉइंट्स। इन फोर्स वाइब्रेशंस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड। फोर्स वाइब्रेशंस में क्या अप्लाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कहाँ पे, ऑन बॉडी हुज नेचुरल पीरियड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पीरियड ऑफ द फोर्स, जिसका नेचुरल पीरियड जो है, पीरियड भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। ठीक है, तो जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब सेकंड पॉइंट देखो, द बॉडी इज़ मेड टू वाइब्रेट। अब बॉडी वाइब्रेट होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब कैसे वाइब्रेट होगी, विथ ए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल इम्प्रेस फोर्स।
उसके यानी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करेगी, यानी उसकी जो बॉडी की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो मैच करेगी एक्सटर्नल इम्प्रेस फोर्स के फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। ठीक है, समझ में आया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, जो फोर्स वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड है किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसके, डिफरेंस के ऊपर डिपेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये जो डिफरेंस है नेचुरल एक्सटर्नल पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है इसके ऊपर कौन डिपेंड है, तो एम्पलीट्यूड डिपेंड है। कौन डिपेंड है, एम्पलीट्यूड डिपेंड है, एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड है। अगर ये डिफरेंस स्मॉल है तो एम्पलीट्यूड लार्ज है। देखो, इफ़ द डिफरेंस इज स्मॉल द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन इज लार्ज एंड वाइस वर्सा। अगर ये डिफरेंस लार्ज है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कैसे रहेगी, स्मॉल रहेगी। चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ एग्जैक्टली मैच, अगर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट दोनों की यानी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो अप्लाई की है उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गई तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज रेजोनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, और तब एम्पलीट्यूड कैसे रहती है, मैक्सिमम रहती है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे ही याद रखो कि अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो उसको रेजोनेंस कहा जाता है और एम्पलीट्यूड कैसे रहती है, मैक्सिमम रहती है। ओके, अब 6 नंबर का पॉइंट देखो, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैन कॉज अनदर नियर बाय ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट। ठीक है, अब देखो ये मैं समझा देती हूँ 6 वाला पॉइंट कि सपोज ये हमने यहाँ पे एक बॉडी ऐसे लटकाई है, दूसरी वाइब्रेट बॉडी यहाँ पे लगाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट ए बॉडी है, सपोज ये बी बॉडी है। अब ए बॉडी वाइब्रेट हो रही है, कैसे वाइब्रेट हो रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ए बॉडी कैसे वाइब्रेट हो रही है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रही है। तो ये क्या करेगी, ये खुद वाइब्रेट होती है तो इसकी वजह से ये दूसरी बॉडी भी अपने आप वाइब्रेट होने लगती है। ठीक है, द सेकेंड बॉडी ऑल्सो, तो क्यों ऐसा होती है, बिकॉज ये जो सेकेंड बॉडी है, बी बॉडी है, ये क्या करेगी, ये एब्सॉर्ब्स करेगी एनर्जी फ्रॉम ए, एब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम ए से एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, और एनर्जी पहले बॉडी से दूसरे बॉडी, फर्स्ट बॉडी की जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब करेगी। ठीक है, द सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सॉर्ब्स द एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। फिर वो वाइब्रेट होना शुरू करेगा, और शुरू करेगा तो कैसे वाइब्रेट होगा, विथ इट्स, क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई है तो विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होना शुरू करेगा। ठीक है, तो अब दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैच होगी। और सेकंड ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे हम कि सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है ड्यू टू दिस फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो फ्री वाइब्रेशंस कर रहा है, पर सेकंड ऑब्जेक्ट वाइब्रेशंस कर रहा है। वो वाइब्रेशंस कैसे है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस। दो इट वाइब्रेट विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बट किसकी वजह से वाइब्रेट कर रहा है, ए की वजह से कर रहा है ना, तो उसके वाइब्रेशंस कैसे है, उसके वाइब्रेशंस है फोर्स वाइब्रेशंस। समझ में आया, ए कैसा वाइब्रेट करेगा, नेचुरल वाइब्रेशन करेगा, बट बी कैसा करेगा, फोर्स वाइब्रेशंस करेगा, क्योंकि वो एब्सॉर्ब करेगा एनर्जी फ्रॉम ए से और फिर वाइब्रेशंस करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपको समझ में आया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 6 नंबर का पॉइंट यही है अपना, एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैन कॉज अनदर नियर बाय ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट। उसके बाजू का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी वाइब्रेट करेगा। द सेकेंड ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब्स एनर्जी, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एब्सॉर्ब्स एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से एब्सॉर्ब करेगा एनर्जी एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ठीक है, और इफ़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू ऑब्जेक्ट मैच, कब ये वाइब्रेट करेगा, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तब। ठीक है, और सेकंड ऑब्जेक्ट इज सेट टू अंडरगो, कौन सा वाइब्रेशन करेगा सेकंड ऑब्जेक्ट, इट अंडरगो फोर्स वाइब्रेशंस। कौन सा वाइब्रेशंस करेगा, फोर्स वाइब्रेशंस करेगा। ठीक है, तो 7 नंबर का पॉइंट देखते हैं, स्ट्रिंग्स और एयर कॉलम कैन ऑल्सो अंडरगो
फोर्स ऑसिलेशंस जो स्ट्रिंग्स है, और एयर कॉलम हमको देखना है आगे जाकर। एयर कॉलम जहाँ पे हमने ये डायग्राम देखी हुई है, पाइप ओपन एट वन एंड टू एंड हमने ये देखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे जो स्ट्रिंग्स है और एयर कॉलम कैन अंडरगो फोर्स ऑसिलेशंस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से कुछ कोई भी सोर्स, जैसे कि ट्यूनिंग फोर्क मैंने बताया है, ट्यूनिंग फोर्क से एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर ये एयर कॉलम वाइब्रेट होता है, अंदर का एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। तो स्ट्रिंग्स और एयर कॉलम कैन ऑल्सो अंडरगो फोर्स ऑसिलेशन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ साउंड इज क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। रेजोनेंस इज सेट टू ऑकर एंड वी हियर अ लाउडर साउंड, ठीक है। अब आपको ये 12th में ये एक्सपेरिमेंट करना है कि आपको ये एक एयर कॉलम दिया जाएगा, सॉरी एक पाइप दिया जाएगा विच इज़ ओपन एट वन एंड एंड इसके माउथ के पास में आपको क्या हेल्ड करना है, आपको क्या पकड़ना है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क। मैंने आपको अभी ट्यूनिंग फोर्क को बताया, ऐसा ट्यूनिंग फोर्क रहता है, इसको हिट करके उसको पास में पकड़ना है, ठीक है। और जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो आपको जैसे बांसुरी जैसे जो साउंड है वो सुनाई देगा, ठीक है। तो दैट साउंड इज़ नोन एज रेजोनेंस। और जहाँ आपको लाउडर साउंड सुनाई देगा वो आपको रीडिंग नोट करनी पड़ती है, ओके। तो ये आपको प्रैक्टिकल में है रेजोनेंस ट्यूब करके, रेजोनेंस ट्यूब नाम का एक्सपेरिमेंट है, आपको ये परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसका नाम ही है रेजोनेंस ट्यूब। तो ऐसी ट्यूब है, उसके माउथ के पास यानी उसके मुंह के पास आपको ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक लेकर जाना पड़ता है, और फिर आपको जैसे बांसुरी जैसी आवाज़ आने लगती है तो दैट लाउडर साउंड इज़ नोन एज रेजोनेंस। उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ये कब सुनाई देता है, जब एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तब, ठीक है। समझ में आया? तो रेजोनेंस समझ में आया। तो एग्जांपल्स क्या है, अब वाइब्रेशंस इन अ ड्रिल मशीन एंड वॉशिंग मशीन, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, एंड जहाँ पे लिखा है ना यहाँ पे है वॉशिंग मशीन, ठीक है। दीज आर द जो वाइब्रेशंस है ड्रिल मशीन का, या हम बाहर से सप्लाई देते हैं ड्रिलिंग करते समय, या वॉशिंग मशीन में भी वैसे ही है, वाइब्रेशंस होते हैं। तो दीज आर द वाइब्रेशंस नोन एज फोर्स वाइब्रेशंस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्स वाइब्रेशंस, ठीक है। समझ में आया? फिर फोर्स वाइब्रेशंस क्या है, तो ये आपको ये जो फोर्स वाइब्रेशन 2-3 बार पढ़ना है, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आपके मदर टंग में इसको 1 बाय 1 करके याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फ्री वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्टिंग्विश देखेंगे। ये क्वेश्चन, अब इसके ऊपर एक तो सिंगल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 3 या 2 मार्क्स का 3 और 2 मार्क्स का डिस्टिंग्विश भी पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स का पूछा तो आपको 6 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, या 2 मार्क्स का पूछा तो 4 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। अब हमने अभी देखा है तो आपको ईजी जाएगा। फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशंस। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्री वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस व्हेन बॉडी इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज। जब हम बॉडी को डिस्टर्ब कर देते हैं या स्ट्रिंग को प्लग करते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है, तो फ्री वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। फोर्स वाइब्रेशंस की तरफ जाते हैं। फोर्स वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस बाय एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी। जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं तो क्या तैयार हो जाता है, फोर्स वाइब्रेशंस तैयार हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब सेकेंड पॉइंट की तरफ देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ। सेकंड पॉइंट देखो, टू स्टार्ट फ्री फोर्स इज रिक्वायर्ड इनिशियली ओनली। अब फ्री वाइब्रेशंस, ये फर्स्ट कॉलम फ्री का है और सेकंड कॉलम फोर्स का है। तो फ्री वाइब्रेशन अगर करने हैं स्टार्ट तो पहले इनिशियली हमको उसको कुछ छोटा सा फोर्स देना पड़ेगा, उसको फोर्स देना पड़ता है। बट फोर्स वाइब्रेशन में कंटिन्यूअस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज रिक्वायर्ड। क्या चाहिए, कंटिन्यूअस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा के रखना चाहिए। इफ़ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज स्टॉप देन फोर्स वाइब्रेशंस ऑल्सो स्टॉप। जब हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को निकाल देंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन भी स्टॉप हो जाएगा। ओके, समझ में आया?
ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की तरफ जाते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशंस डिपेंड्स ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। किसके ऊपर डिपेंड है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है। बट फोर्स वाइब्रेशन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। किसके ऊपर डिपेंड है? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया। फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे एनर्जी जो है बॉडी की कांस्टेंट रहेगी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एटसेट्रा। ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्सेस टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। धीरे धीरे डिक्रीज होने की वजह से डैम्पिंग यानी सडनली ज़ीरो हो जाती है, यानी फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डैम्पिंग। तो डिक्रीज होकर फाइनली वो जीरो हो जाती है, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। अब फोर्स वाइब्रेशंस की तरफ जाते हैं। एनर्जी ऑफ द बॉडी इज मेंटेन कांस्टेंट। इसमें जो है एनर्जी कांस्टेंट रहती है बाय द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। कौन मेंटेन करता है? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और फ्री वाइब्रेशन में टोटल एनर्जी डिक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट। ठीक है, समझ में आया। अब फिफ्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ, ये फ्री वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीजेस विथ टाइम। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज होती है, फाइनली बॉडी रेस्ट पोजीशन पे आती है। बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज स्मॉल बट रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज स्टॉप। ठीक है, एज लॉन्ग एज, यहाँ पे मैं छोटा आपको दिखाई देगा कब तक ये होगा। वाइब्रेशन स्टॉप्स एज सुन एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्सेस स्टॉप। जब तक हम वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड का चालू था, एम्पलीट्यूड स्मॉल है बट जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, एम्पलीट्यूड इज स्मॉल बट रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट्स ऑन इट। जब तक के एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट हो रहा है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, स्मॉल रहती है बट कांस्टेंट रहेगी। ओके, 6 पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। वाइब्रेशन स्टॉप सूनर और लेटर डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग फोर्स। जो पहला वाला हमने जितना जर्क लगाया था, जितना फोर्स दिया था, उसके ऊपर वाइब्रेशंस स्टॉप जल्दी होते हैं। जोर से हमने खींचकर छोड़ दिया है अगर सिंपल पेंडुलम या पेंडुलम को, तो वो बहुत देर तक ऑसिलेट करता रहेगा। बट हमने छोटी से एम्पलीट्यूड से अगर उसको छोड़ दिया तो वो जल्दी स्टॉप होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन स्टॉप सूनर और लेटर डिपेंडिंग ऑन द डैम्पिंग फोर्स। पहले वाला जो अपना डैम्पिंग फोर्स है उसके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे फोर्स वाइब्रेशंस में वाइब्रेशन स्टॉप एज सुन एज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज स्टॉप। जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स स्टॉप हो जाता है तो वाइब्रेशंस भी स्टॉप होते हैं। ठीक है, समझ में आया। 6 पॉइंट्स आपको इसको करना ही है, आ सकता है एग्ज़ाम में। ओके, फिर ये मैं क्लियर कर देती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपके हैंडराइटिंग में, आपके बुक में लिख